हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको क्लास 10 का संस्कृत का क्रैश कोर्स 40 प्लस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 2 करवाने वाले हैं। और अगर आपने इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो आप संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पार्ट 1 के वीडियो को भी जरूर देख लें। और अगर आपने इसका 600 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक की वीडियोस को नहीं देखा है, हमने पार्ट 12 तक उसके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवाया था, तो उन सभी वीडियोस को आप संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर अनुच्छेद, पत्र लेखनम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी के वीडियोस को देखकर अपनी संस्कृत के एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। और अगर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से चेकआउट कर लेते हैं तो आप 101% इस संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा। संस्कृत के एग्जाम में आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस पार्ट 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला था। तो आपको इन क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। हम आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझाते हुए चलेंगे। आप अपना माइंड कंसंट्रेट करके मेरी बातों को सुनते हुए चलिएगा और इस वीडियो में अच्छे से बने हुए रहिएगा। और अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ जस्ट पढ़ाने के बाद अपलोड कर दिया जाएगा और आप पीडीएफ के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। तो पहले आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद जब आप स्वयं से पढ़िएगा तो आपके क्वेश्चन जस्ट पढ़ते ही याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो आलसी पुरुष थे उनको आग से किसने निकाला था। तो जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बच गए। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है कि जो आलसी पुरुष थे उन पुरुषों को आग से किसने निकाला था। तो जब आग लग गया था तो जितने भी धूर्त लोग थे वे सभी के सभी अलग साला से भाग गए थे, लेकिन जो 4 ओरिजिनल आलसी थे वे वहीं सोए रह गए थे और वे सोच रहे थे कि हम लोगों को कोई आएगा बचाएगा, या फिर अपने आप कोई आग बुझाएगा, या फिर मुझ पर कोई आके कंबल डाल देगा। ऐसी ऐसी बातें वे कर रहे थे। तो जब आलसी 4 पुरुष थे तो जब आग लगी थी तो वे घर से नहीं भागे थे। तब एक योगी पुरुष था और वही योगी पुरुष ने आकर उनके बाल पकड़कर मीन्स उनके केसों को पकड़ उन्हें ढकेलते हुए बाहर कर दिया। इस प्रकार जो चारों आलसी पुरुष थे वे आग से बच गए। तो आपको सिर्फ इतना ही इसमें लिखना है। आप जो भी स्टोरी में पढ़ें, अगर आपने स्टोरी को नहीं पढ़ा, आप स्पीडली देखना चाहते हो तो आप संस्कृत व्याख्या के प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो इसमें स्पीडली आपको सिर्फ इतना लिखना है कि आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला था। तो जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे थे, तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा आपने कि एक योगी पुरुष ने आकर उनके केस को पकड़कर उन्हें बाहर ढकेलते हुए बाहर कर दिया। इस प्रकार वे बच गए। लेकिन जो चारों आलसी पुरुष थे वे स्वयं से किस प्रकार बचना चाहते थे, वे क्या वार्तालाप कर रहे थे। तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, जैसा कि आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक या दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल दे, वस्त्र दे या फिर उन पर कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। तो जैसा कि हमने आपको स्टोरी बताते हुए इससे फर्स्ट क्वेश्चन बताया, सेम वही बात इसमें लिखा हुआ, सेम वही बात आपको लिखना है कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो सबसे पहले तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे थे। जब शोरगुल उन्होंने सुना, सभी धूर्त लोग भाग गए, तो उन शोरगुल को सुनकर वे इतना तो जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है और वे चाहते थे कि कोई भी धार्मिक या दयालु व्यक्ति आकर इस आग पर जल डाले, वस्त्र डाले या फिर हम लोगों पर कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं। तो आप सोच यह रहे हो कि हम क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन को 2-3 बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपको वीडियो देखते देखते ही ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। जब ये एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे 100% इसका आंसर बने, आपको सोचना ना पड़े कि हमने क्या पढ़ा था। आप जो समझे हुए रहेगा 100% इसका एग्जाम में आंसर टाइप कीजिएगा। अच्छे से टाइप नहीं कीजिएगा, लिखिएगा। टाइप तो हम करते हैं, तो आपको सिर्फ इसको अच्छे से समझना है। तो जो चारों आलसी पुरुष थे आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी नहीं भागे थे, क्योंकि उन्हें शोरगुल सुनकर पता चल गया था कि घर में आग लगी हुई है और वे चाहते थे कि कोई धार्मिक दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल डाले, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ जो है, उस संस्कृत साहित्य लेखिका में पाठ लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक की महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा, संस्कृत साहित्य लेखिका। लेखिका मतलब यहाँ महिलाओं का बोध हो रहा है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है उसमें महिलाओं के वर्णन के बारे में बताया गया, महिलाओं की प्रसिद्धि के बारे में बताया गया, महिलाओं के इंपोर्टेंट
इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया। लेखक ने बड़े ही अच्छे से संस्कृत साहित्य लेखिका के पाठ में महिलाओं का वर्णन किया है। तो पूछा यह जा रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने अपने क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मीन्स अपना अच्छा से योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया, मतलब कि जो दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाएं थी उन महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। तो सिर्फ इन्हीं बातों को आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। आपका 100% जो एग्जामिनर होगा वह आपके आंसर्स को देखकर अट्रैक्टिव होगा। बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट आंसर हम आपके लिए तैयार करके लाएं और बिल्कुल ही छोटा, जितना छोटा उसके उतना छोटा हम आपके लिए आंसर तैयार करके लाएं। और यह मेरे द्वारा तैयार किया गया आंसर, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप 100% एग्जामिनर जब आपके क्वेश्चन के आंसर को चेक करेगा तो अट्रैक्टिव होकर आपको बिल्कुल ही फुल मार्क्स देगा। तो इस प्रकार संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदानों की चर्चा करें। तो वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि वैदिक काल में जो शास्त्र लेखन होते थे उन शास्त्र लेखनों में पुरुषों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया, लेकिन पुरुषों की तरह ही जो महिलाएं थी उन महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 महिलाओं का योगदान है। जैसे कि आप जानते हैं कि वेद टोटल 4 है, ऋग्वेद अर्थवेद। तो उसी प्रकार ऋग्वेद में 24 महिलाओं ने योगदान दिया और अर्थवेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंभरिणी वैदिक कालीन ऋषियां भी मंत्रों की दर्शिकाएं थी। मतलब कि यह ऋषि का नाम दिया गया, ऋषिकाओं का नाम कि यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंभरिणी, इनमें से आपको 2-3 नाम भी याद रहेगा, सिर्फ उन्हीं 2-3 नाम को लिखिएगा एग्जाम में। तो वैदिक कालीन ऋषिकाएं भी मंत्रों की दर्शिकाएं थी। तो शास्त्र लेखन और रचना सेक्शन में वैदिक कालीन महिलाओं का योगदान क्या था, इस बात को आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको क्वेश्चन ही आधा लिख देना है कि शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 महिलाओं का योगदान है। सिर्फ आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 महिलाओं का योगदान है। आप सिर्फ इतना ही लिख दिएगा कि क्वेश्चन लिख के आपको वैदिक काल में शास्त्र लेखन रचना सेक्शन में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 महिलाओं ने योगदान दिया। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंभरिणी वैदिक कालीन ऋषिकाएं की मंत्री की दर्शिका थी। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया और क्यों? ये जो पॉइंट है, ये जो कथन है कि सर्व शुक्ला सरस्वती, यह किसे कहा गया और इसको कहने का क्या कारण है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को किया गया। यहाँ विजयाड़ा नहीं होना चाहता, विजयांका। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपको विजयांका कवित्री के बारे में पढ़ाया था इस संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में। तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया। लौकिक संस्कृत में विजयांका की, जो लौकिक संस्कृत है उसमें विजयांका की भूमिका सराहनीय है। उसके पदों की स्पष्टता देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। विजयांका जो थी वह श्याम वर्ण की थी, मीन्स थोड़ी काली थी, किंतु उसका तृतीय ज्योतिर्मय थी। नीलकमल को पंखुड़ियों की तरह विजयांका अपने रचना में अद्भुत लेखन कला में आभा बिखेरती है। तो जो विजयांका थी उसी को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया। और उसको सर्व शुक्ला सरस्वती कहने का रीजन यही है क्योंकि उसने अपना अच्छा से योगदान दिया था, वह अच्छी अच्छी कृतियां करती थी, जिस कारण सभी ने मिलकर उसको सर्व शुक्ला सरस्वती की उपाधि देती थी। तो जैसा कि आपने इस आंसर में पढ़ा कि सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया। लौकिक संस्कृत में विजयांका की भूमिका सराहनीय है कि जो कि लौकिक संस्कृत थी उसमें विजयांका की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी यह कहा जा रहा है। उसके पदों की स्पष्टता देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। जो दंडी थी उन्होंने इसको सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है क्योंकि विजयांका वैसे तो थी श्याम वर्ण की थी, परंतु जो उसकी कृतियां थी वह ज्योतिर्मय थी, मतलब प्रकाश फैलाने वाली थी। उनकी कृतियां थी, उनकी रचनाएं थी। नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती थी। जैसे कि नीलकमल की पंखुड़ियां होती है उसी प्रकार विजयांका अपनी जब रचना करती थी तो अद्भुत लेखन की आभा बिखेरती थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें अथवा भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें तब भी आपको ये आंसर लिखना है, और अगर यह पूछा जाए कि भारत महिमा पाठ का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें तब भी आपको ये आंसर लिखना है। हम आपको एक बात बता देते हैं कि एग्जाम में सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, आपको किसी भी पाठ का सारांश प्रस्तुत करने के लिए जरूर कहा जाएगा और यह 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आप सभी चैप्टर की स्टोरी को जानिएगा, जिस चैप्टर को आप स्टोरी को जानिएगा, सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको उस चैप्टर का स्टोरी लिख देना है, बस वही उसका सारांश हो जाता है। और अगर आप सारांश को अच्छे से एग्जाम में लिख देते हो तो 100% आपका 5 नंबर एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइएगा।
तो क्वेश्चन ये है कि भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें। तो आप जैसे जैसे भारत महिमा के बारे में पढ़े थे, भारत महिमा पाठ में पढ़े थे, बस उन्हीं बातों को आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था कि भारत प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है, जो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य है स्वर्ग जैसा है। यहाँ देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चित ही धन्य है। हमारी भारत भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याणप्रद है, अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव। भारत में सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ धर्म जाति को भेदों को भूलकर एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, में सभी का भला हो, अर्थात पृथ्वी पर मतलब कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार। वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब किसे कहा जाता है? आप अगर बिहार के लोगों को पता होगा, कुटुंब मेहमान को कहा जाता है। तो पूछा यह इसमें कहा यह जा रहा है वसुधैव कुटुंबकम में से संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो इसके जो सारांश है, सारांश आपको देखने में थोड़ा लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन आप इसमें सिर्फ शॉर्ट स्टोरी बताया गया, आप सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। तो भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करने के लिए कहा जा रहा था। तो भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह स्वर्ग सा है। यहाँ देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में भी देखने को मिलता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन्य है। यह हमारी भारत भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याणप्रद है, अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव। भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ धर्म जाति एवं भेदों को भूलकर एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें धर्म जाति के भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ समानता, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है, सभी चीज़ों की समानता प्राप्त है। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। बस आपको भारत में पाठ के सारांश में इतना ही लिखना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी रेड बटन को प्रेस कर जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में, 2 नंबर वाले एग्जाम में। तो आप देवता किस लोग जो होते हैं वे किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि जो भारतीय भूमि है वह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने वाले साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा करने के योग्य बन जाते हैं। तो देवता जो है किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको देश का नाम याद रखना है। देश का नाम तो आप भारत में रहते हैं, आपको 100% इस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा। अगर आप भारत के प्रति कुछ भी बातों को जानते हैं, कुछ क्वेश्चन को आपने पढ़ा है, तो आप 100% इसका सही आंसर लिखिएगा। तो जो देवता हैं वे भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि जो भारतीय भूमि है वह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा करने के योग्य बन जाता है, इसीलिए देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। भारत भूमि कैसी है, यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? अब यह क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है आपके जनरल नॉलेज के आधार पर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप 100% लिख दीजिएगा, बस आपको पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। तो पूछा यह जा रहा है कि जो भारत भूमि है वह कैसी है और यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो आप अच्छे से जान देंगे भारतवर्ष एक अति प्रसिद्ध देश है, मतलब इस देश को कौन नहीं जानता, यह बहुत ही प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि जो है सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता के भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह था कि भारत भूमि कैसी है। तो भारत भूमि एक अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की जो भूमि है वह सदैव पवित्र और ममतामयी है। और नेक्स्ट पूछा जा रहा था कि यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो यहाँ विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न समुदायों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। मीन्स विभिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक, यहाँ पर सभी को स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। तो भारत भूमि कैसी है? तो भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए रहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपको सारांश के रूप में पूछ दिया जा सकता है कि मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है, पठित पाठ के आधार पर लिखे। मतलब जो हमारा मातृभूमि है, जो भारत है, उसका जो महिमा है, उस महिमा का वर्णन कैसे कैसे किया गया, जो आपने पाठ में पढ़ा उसी पाठ के आधार पर आपको सिंपली लिख देना है। तो हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर। आप अच्छे से जानते हैं कि हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत है, यह निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समदृष्टता का भाव दृष्टिगत होता है। यह मातृभूमि निर्मल एवं ममता में ही है। यहाँ लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर एक भाव से रहते हैं। विविध पर्व त्योहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। इसकी भूमि है विशाल एवं रम्य रूपा है। यह सागरों, पर्वतों एवं झर्रों का धारण करते हुए नदियों में सदा सेवित है। तो मातृभूमि का क्या क्या वर्णन है, उस वर्णन को आपको बताना था। तो इस वर्णन को बताते हुए आपको जो जो भारत में उन बातों को लिखना है, क्या क्या खासियत है भारत की, इन बातों को लिखना है। तो हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत नीचे ही स्वर्ग सा सुंदर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समदृष्टता का भाव दृष्टिगत होता है। यह मातृभूमि निर्मल एवं ममता में ही है। यहाँ लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर एक भाव से रहते हैं। जैसा कि हम आपको सभी क्वेश्चन पढ़ाते हुए चल रहे हैं और आपको अच्छे से याद है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मीन्स यहाँ सभी लोगों के धर्मों के लोग, सभी धर्मों के जाति के लोग निवास करते हैं। यह एक स्वतंत्रता और समानता का देश है। तो यहाँ भिन्न भिन्न लोग धर्म जाति के भेदभाव को भूलकर एक भाव से रहते हैं। विविध प्रकार के
भिन्न भिन्न प्रकार के पर्व त्योहारों की यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। इसकी जो भूमि है विशाल है और रम्य रूपा है। यह सागरों, पर्वतों और झरनों को धारण करते हुए तथा नदियों के द्वारा सदा सेवित है। मीन्स यहाँ नदियों का भंडार है। तो मातृभूमि का वर्णन सिर्फ आपको इन्हीं सभी पॉइंटों को लिख के करना है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। अब आपका भारतीय संस्कार पाठ से क्वेश्चन आ रहा है, आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझिए। तो जो भारतीय जीवन है उसमें संस्कार का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको बताना है। तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार ने अपने महत्व को संजाए रखा है। मीन्स संजाए रखा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवारों के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार ही है। तो आप जैसे जानते हैं कि संस्कार का महत्व भारतीय जीवन में क्यों बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने आपको इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ाया था, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो उसी से आपको पता चलता है, मतलब भारत के बारे में, भारत के संस्कार के बारे में बहुत सारे चैप्टर में, बहुत सारे आपको बुक में इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि भारतीय जीवन में संस्कार का जो महत्व है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार ने अपने एक अलग से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस को संजोए रखा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के कभी भी मुख्य अवसर आए तो उन मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए। जैसे कि आप पूजा पाठ कराते हैं उसमें वेद मंत्रों का तो पाठ होता है। वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना चाहिए, मतलब बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए जब भी हम लोगों का कोई मुख्य अवसर आए जीवन का। हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन करवाना चाहिए। और संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। जो संस्कार होता है वह जितने दोष होते हैं सभी का परिमार्जन करता है, सभी को दूर भगाता है। भारतीय जीवन दर्शन की महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह स्वरूप संस्कार ही है। तो इस प्रकार भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज इस प्रकार आपका इस वीडियो में 20 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा। यह है हमारे स्क्रैच कोर्स का सेकंड पार्ट था। इसके बाद इसका सिर्फ सेकंड पार्ट और लाया जाएगा। बस आप इसके 4 पार्ट को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आप बस एग्जाम से पहले संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। सभी पत्र लेखन को, सभी अनुच्छेद को, सभी ऑब्जेक्टिव को, सभी सब्जेक्टिव को अच्छे से समझ जाएगा तो आप 101% संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा। संस्कृत के एग्जाम में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपने फीडबैक और समस्या को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और अगर आपने वास्तव में अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।